आज का हिंदी लेखन विभिन्न विधाओं में चल रहा है और विधाओं का भी अपना अंतर संघर्ष। यह अंतर संघर्ष कहानी और रम्य रचना को लेकर के है। कहानी और निबंध को लेकर है, कहीं यात्रा और रम्य रचना के बीच यह संघर्ष दिखलाई पड़ता है, कहीं ललित निबंध और संस्मरण में दिखलाई पड़ता है। उपन्यास को लेकर के भी जब हम देखते हैं, उसके भीतर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह उपन्यास की जो सीमा रेखा है, उसकी जो परिधि है, वह परिधि टूटती नजर आ रही है। और ऐसा हम केवल गद्य में ही नहीं देखते हैं, कविता में भी कई तरह के बंधन टूटे हैं। छंदों का बंधन टूटा है, लेकिन आजकल यह भी देखने को मिलता है कि छंदों का बंधन फिर सुगबुगाने लगा है। विभिन्न तरह के जो हमारे यहाँ के छंद हैं, उन छंदों में लोग लिखना फिर से शुरू किए हुए हैं। अच्छा भी लगता है और एक तपस्या से भी उसमें दिखलाई पड़ती है। मैं अपने कथन को, मैं अपने वक्तव्य को सिमटा करके रखना चाहूँगा। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वह बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, सिलीगुड़ी शहर, उत्तर बंगाल की अघोषित राजधानी। यहाँ हिंदी का प्रारंभ, हिंदी लेखन का प्रारंभ शुरू होता है रघुनंदन खेतान, मृत्युंजय देव और भारतवीर आचार्य कैलाशनाथ ओझा से। इन लोगों ने अपने अपने ढंग से हिंदी का वर्चस्व बढ़ाया। गौशाला लिख करके रघुनंदन खेतान आते हैं, तितली लेकर के आते हैं मृत्युंजय देवगुप्त। ये दोनों ही आचार्य कैलाशनाथ ओझा से उम्र में बड़े थे, लेकिन कैलाशनाथ ओझा ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया इस उत्तर बंगाल के क्षेत्र में, जहां तक हिंदी का सवाल है। उन्होंने चाणक्य कविता लिखी। उनकी कविताओं का एक संग्रह आया अमृता में, जिसका संपादन मैंने किया था। रस फुहार, नसबंदी, ललकार, फटकार लेकर के मृत्युंजय देवगुप्त आए और हमारे रघुनंदन खेतान ने गौशाला, मधुशाला के आधार पर ही उसी तहजीब को उन्होंने अपनाते हुए शुरू किया। इस तरीके से वह एक चरण था हिंदी का।
उसी चरण में यहाँ राष्ट्र भारती ने काम किया, जिसके महामंत्री थे, महासचिव थे हमारे वैद्यनाथ शास्त्री, आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री। ओझा जी ने एक ऐसी भूमिका निभाई यहाँ, जिससे हिंदी का वर्चस्व, यहाँ का जो एलिट वर्ग है उत्तर बंगाल का, उस वर्ग में हिंदी का वर्चस्व बढ़ा। कॉलेज में भी, यह 59 वगैरह का टाइम होगा, 1959 का, महाविद्यालय में भी पढ़ाने की योजना बनी। वैसे उस समय में केवल एक हिंदी हाई स्कूल था यहाँ। तो हिंदी को लेकर के एक आंदोलन के रूप में उन लोगों ने खड़ा किया। और उसके बाद हिंदी को लेकर के आते हैं डॉक्टर भीखी प्रसाद वीरेंद्र। कविता से शुरुआत करते हैं और हिंदी से बंगला अनुवाद करते हैं हमारे महावीर चाचान, जो भारत के एक बड़े रम्य रचनाकार हैं, व्यंग्य लेखक हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि जिस समय हिंदी में एक आपाधापी मची हुई थी, नई कविताओं को लेकर के, और जैसे ही 60-62 का समय होता है, इस क्षेत्र में एक उथल पुथल मचता हुआ दिखलाई पड़ता है। वीरेंद्र कुमार जैन के साथ मिलकर आचार्य कैलाशनाथ ओझा ने सनातन सूर्योदयी काव्यधारा के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ भीखी प्रसाद अपनी कविता को एक नया आयाम दे रहे थे, लेकिन मैं उन दिनों सिलीगुड़ी में नहीं था। मैं जब आया तो वह समय था 1972 का, और मृत्युंजय देवगुप्त के साथ मिलकर हम दोनों हिंदी काव्य गोष्ठियों में जाना शुरू किया। और इस तरह से इस क्षेत्र में हिंदी काव्य पाठ की एक योजना बनी। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी एक संस्था, संस्कृति परिषद, जिसमें कई हिंदी के बड़े बड़े लेखक थे। श्री गोपाल माहेश्वरी उसके उन नायकों में थे, महावीर चाचान थे, साथ में डॉक्टर भीखी प्रसाद वीरेंद्र थे, और मैं अपनी कविताओं को बिहार के छपरा जिला में लिखने की कोशिश कर रहा था। और एक मंच साझा मैंने किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ, एक कविता पढ़ी थी, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। और यह बात है
1969 की, 1969 यूँ कविता लिखी गई थी 1968 में ही। तो आप सुने कैसे मैंने लिखा था। एक युवक फूल समझ सींचा था आंखों के नीर से, फूल समझ सींचा था आंखों के नीर से, प्राणों की पीर को पीर नहीं समझा था, मगर मिला कांटों का ताज ही। पाकर शीतलता में चांद की, पाकर शीतलता में चांद की, भाग्य को सराहता था, सपने की कलियां भी हंसती थी, भौरे अरमान के पराग भी मस्त थे, आंख नहीं खुलती थी। अमृत का घूंट था या निकला भयंकर वह कालकूट। सोचा था, सोचा था माणिक को गले से लगाए रहूं, दामन की छांव में जीवन भुलाए रहूं, मगर निकला वह कांच का टुकड़ा ही। कैसे कहूं मेरा कोई अपना है। इस तरह से इस कविता का वाचन हुआ था और यह कविता कॉलेज के दिनों की है और इसको प्रथम पुरस्कार मिलने का गौरव प्राप्त हुआ और पुरस्कार भी मिला तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के हाथों। मैं यहाँ आया तो गोष्ठियों से अधिक अभी हिंदी काव्य वाचन नहीं आगे बढ़ रहा था, लोग ही नहीं थे। आज तो जिधर देखिए हिंदी से डॉक्टरेट लोग भर गए हैं। उन दिनों एमए पास मास्टर क्लास किए हुए व्यक्तियों की संख्या भी बहुत कम थी। स्कूलों में ही एक आध आदमी दिखलाई पड़ते थे। आज अवस्था बदल गई है इस क्षेत्र की। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रारंभिक काल में जितने लिखने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। मैं अपने दिनों में प्रभावित था जयशंकर प्रसाद की कविताओं से, खासकर आंसू से, पंत की कविताओं से और महादेवी की कविताओं से। कहीं न कहीं जाने अनजाने इन लोगों का छंद विधान, इन लोगों का छंद भंजक विधान मेरे ऊपर में दिखलाई पड़ा भी। अज्ञेय की कविताओं का भी कुछ न कुछ पढ़ता पढ़ाता था तो ध्यान में आती थी बात। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा अपने से अलग हट करके। मैंने बात की थी कुछ देर पहले कि हिंदी में आजकल विधाओं का अंतर संघर्ष चल रहा है। विधाओं का अंतर संघर्ष। आप कहानी को उठाएं और आप संस्मरण को भी ले लें तो कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो क्या यह कोई तीसरी विधा का प्रारंभिक रूप है? कहीं ललित निबंध और रम्य रचना आपस में
मिलती हुई दिखलाई पड़ती है। उपन्यास भी अपने रूप को बदलते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कहीं वह महसूस होती है ऐसा कि ये हमारी जो जीवनी है, जीवनी के साथ में, आत्मकथा के साथ में निबंध नहीं, आपका उपन्यास मिलते हुए नजर आते हैं। इस क्षेत्र में भी मैंने देखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की रचना आई मुंतजिर की आत्मकथा, शायरी, उपन्यास और जीवनी का संघर्ष लेखन के रूप में। तो विधाओं का अंतर संघर्ष दिखलाई पड़ता है। ऐसे तो हमारे आचार्यों ने पहले से ही कहा, अपारे काव्य संसारे कवि एकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथा भी परिवर्तते। आखिर यह लेखन जो भी साहित्यकार, रचनाकार करते हैं, उसके पीछे जो कारण दिखलाई पड़ता है वह यही है कि जैसा संसार सामने है उस संसार से वह संतुष्ट नहीं है, वह उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता है और अपनी दुनिया की वह रचना करता है। तो वह अपनी दुनिया की रचना करेगा कहाँ? करेगा तो निश्चित ही अपनी सृष्टि में, और उसकी सृष्टि है उसकी रचनाएं। तो ऐसा लगता है कि रचनाओं का स्वरूप हिंदी में जिस तरीके से बदल रहा है वैसा अन्य भाषाओं में भी है। खासकर बंगला में भी मैं देखता हूं कि बंगला में भी विभिन्न तरह के प्रयोग चल रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक कविता भी पढ़ता हूं, और मेरा पहला संग्रह जो निकला था अपना प्रतिबिंब, उसी के भीतर एक कविता है, इसी नाम की कविता है वो, अपना प्रतिबिंब। आप सुने। न जाने क्यों मेरा मन कभी कभी भर जाता है विषाद से, एक टूटन सारे परिवेश में फैलने लगती है कुहासे की तरह फैलने लगती है एक टूटन सारे परिवेश में, जो ढक लेती है सूरज को और वह भी हो जाता है मजबूर। एक तिक्तता रिस जाती है जहर की, पोटेशियम साइनाइड की, सारे अंग पड़ जाते हैं शिथिल निष्प्राण। रोटी का अभाव, भूख का सन्नाटा छा गया है। वे गुलाब के फूलों में अपना मन कैसे लगा सकते हैं? कैसे लगा सकते हैं वे अपना मन गुलाब के फूलों में? बगल में मालती लता अपने गुच्छों में हंसती हुई, गंधराज की सुरभ, यह हंसी और सुरभ मेरे कानों में जहर घोलते हैं। बदरू कांटे, सूखी हड्डियां, कुछ टूटे हुए खिलौने, फटे कागज और
घर से और घर से धुआं निकलने की प्रत्याशा, धुआं निकलने की प्रत्याशा में आंसुओं से भरा चेहरा। मैं इस जहर को बांटना नहीं चाहता, नहीं चाहता बांटना इस जहर को। नीलकंठ भी नहीं बन सकता, अकेला ही लड़ना है इस जहर से, अकेला ही लड़ना है इस जहर से। किंतु लड़ना भी तो नहीं हो पाता सर्वथा एकाकी। कहीं हम अपने को छिपाते तो नहीं, कहीं हम अपने को छिपाते तो नहीं। एक आवरण में बांधकर रख देता है प्रवंचित प्रकल्प, एक आवरण में बांधकर रख देता है प्रवंचित प्रकल्प। नग्न सत्य का स्वरूप केवल तिक्तता से भरा, महाभाव का आविर्भाव निर्मल स्वच्छ आकाश में उड़ते राजहंस। हम अपनी ही मजबूरियों में इतना जकड़े हुए, अपने ही घेरे में बंद बाहर निकल नहीं पाते हैं, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं किसी मोहने में समाये हुए। कौन रोकता है बार बार हमें, कौन रोकता है हमें बार बार। सत्य की साधना दूर हो जाती है, सत्य की साधना दूर हो जाती है। अपना स्वरूप धुधुलके में समाता, सप्ता वर्णों की घाटी में आ जाता है भूकंप, आ ही जाता है भूकंप सप्ता वर्णों की घाटी में। एक लावा अंतरतम की ओर अभिमुख, बेचैनी बढ़ रही, पसीने से भर जाता शरीर। मैं अपने से ही भागा जाता हूं, मैं अपने से ही भागा जाता हूं। मेरा सत्य मेरे पास है, मेरा सत्य मेरे पास है, किंतु उसमें कोई सुगंध नहीं। मेरा सत्य मेरे पास है, किंतु उसमें अपना कुछ भी नहीं, न सुगंध न सौरभ। कर्णिकार के फूलों की तरह, कर्णिकार के फूलों की तरह केवल रूप सौंदर्य, गुलमोहर, पलायन, हतप्रभ, अस्मिता, अपने ही प्रश्नों में उलझा, उन्हीं की आड़ में अपने सारे अस्तित्व को बचाने की आकांक्षा, उन्हीं की आड़ में अपने सारे अस्तित्व को बचाने की आकांक्षा। मैं किसी पागल की भाषा बोलता हूं, मैं किसी पागल की भाषा बोलता हूं। सत्य की साधना नरोवा कुंजरों का अर्ध सत्य, प्राण बिंदु ममता मोहाच्छन्न, एक विद्रूप भय झकझोरता है। मैं लीला पुरुषोत्तम में अपना प्रतिबिंब खोजने लगता हूं, मैं खोजने लगता हूं लीला पुरुषोत्तम में अपना प्रतिबिंब। यह मेरी कविता लिखी गई 1992 में, इसका मैंने पाठ किया आपके सामने में। एक दूसरी कविता मैं आपको सुनाता हूं, एक आहट।
सुनिए इस कविता को, देखिए कैसी आहट है। मैं किसी मंदिर में पूजा नहीं करता, मेरे ललाट पर कोई आकर्षक तिलक भी नहीं, मेरे ललाट पर कोई आकर्षक तिलक भी नहीं, फिर भी मैं पूजा करता हूं अहर्निश, फिर भी मैं पूजा करता हूं अहर्निश। फूलों की नाजुक पंखुड़ियों को नोचकर किसी को उत्कोच नहीं देता, फूलों की नाजुक पंखुड़ियों को नोचकर किसी को उत्कोच नहीं देता, मात्र अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, मात्र अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर किसी दिव्य लोक की कामना नहीं करता, फिर भी मैं पूजा करता हूं। नंदन कानन में खिले अधखिले बहु पुष्पों को जी भर देखकर, नंदन कानन में खिले अधखिले बहु पुष्पों को जी भर देखकर, लहलहाते गेहूं और धान की बालियों को गुदगुदाकर, मकई के बालों से झांकती रंग बिरंगी मसृण तंतु जालियों में खोकर, देवात्मा नगाधिराज की रहस्यमय देवात्मा नगाधिराज की रहस्यमयी काया में लिपटकर, बादलों में मचलकर, घने जंगलों के घोर अंधकार में, घने जंगलों के घोर अंधकार में, गहरे सन्नाटे को तोड़ती किसी आवाज में, झाड़ियों के मृदुल स्पर्श से मैं अपने ईश्वर को पा लेता, मैं अपने ईश्वर को पा ही लेता हूं और कर लेता हूं उसका साक्षात्कार। मैं कोई पंच नमाजी नहीं, मैं कोई पंच नमाजी नहीं, चिल्लाकर अपने अल्लाह को बहरा नहीं बनाता, मस्जिद की मीनार से आती आवाज की प्रतीक्षा नहीं, फिर भी मैं नमाज पढ़ता हूं अनवरत किसी अनहलक की तरह। हर उस कराहती आवाज को, हर उस कराहती आवाज को मेरे प्राणों का स्पंदन मिल जाता है। मेरा अल्लाह मुझसे पृथक नहीं, उसे पाने के लिए पलायन क्यों? वह मेरे संघर्ष का नूर है, सीने पर लगा गुलाब, चमन के हंसते फूलों की नैसर्गिकता, जीवन का दर्शन, आम आदमी की रोटी। मैं महसूसता हूं अपने विचारों को, मैं महसूसता हूं अपने विचारों को। मां की गोद से निकल श्रम की कालिक में ढिरे ये नन्हे हाथ, रामायण का पाठ, अल्लाहो अकबर, क्षुधित ज्वाला की लपटें, ईश्वर का दर्शन, लावा उगलती धरती, नारों के बीच उछलता हुआ आज का आदमी, नारों के बीच उछलता हुआ आज का आदमी, सुकून की खोज में, सुकून की खोज में जाता है आग की दरिया को पार कर, बंद मुट्ठी में अपने भविष्य को बांधे।
हरिदिमा की पूजा, संगीत की आराधना, नाद ब्रह्म में लिपटा हुआ मानव, श्रम का ज्योतिष स्वरूप, एक आहट मधुध्वनि, साक्षात्कार की अपेक्षा में संभावनाओं का निर्मल आकाश, साक्षात्कार की अपेक्षा में संभावनाओं का निर्मल आकाश, अंतरिक्ष को मापता वामन पग, वामन। 93 में सिलीगुड़ी में ही मैंने इस कविता की रचना की थी और जो मेरी पहली किताब निकली थी अपना प्रतिबिंब, उसी से। इसके साथ मैं देखता हूं कि भाषाई जो सूचिता है, आज की कविता में भाषाई सूचिता कहीं खोती जा रही है। वागर्थ की शिथिलता, वागर्थ की क्षीणता मुझे जब जब महसूस होती है तो मुझे कष्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि काव्य की आत्मा कहीं न कहीं विदग्ध हो रही है। काव्य जैसे क्षत विक्षत हो रहा, क्षत विक्षत होते हुए काव्य को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या अभिधा ही सर्वशक्तिमान है। समकालीन कविता ने जिसे अपना लक्ष्य साधित किया था, मुझे वहां एक विचलन दिखलाई पड़ता है। लगता है शब्दायन अपने शब्द तत्व से साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो मैं एक दूसरी कविता आपके सामने रखना चाहूंगा और अंधेरी कोठरी का ज्योतिर्मय। काली अंधेरी कोठरी में, काली अंधेरी कोठरी में कुंडली मार बैठ गया है कोई एटलस, बैठ गया है कोई एटलस सा पृथ्वी को लिए, पृथ्वी को लिए कोई एटलस सा बैठ ही गया है। कंधे पर जीवन का बोझ दब रहा, पीसा जा रहा उस अंधेरी कोठरी में। डिफेंस मैकेनिज्म टूट रहा, रिश्तों का दर्द पिए जिंदगी को ढोने का गर्व अपने में डूबा हुआ, प्रज्ञा को निगल रहा प्रज्ञा को, उगल रहा रात दिन, पैरों में गड़ता हुआ कील, हाथों में रक्तधार, मंत्र जाप ऋचा पाठ, सड़े मवाद को चाट रहा, सड़े मवाद को चाट रहा, हाशिए पर भागता हुआ स्वप्न, सिरीस के सुमनों में सोया संसार, लाल राख रोली से करता श्रृंगार। धुआं से भर गई कोठरी, कोठरी भर गई धुआं से, जख्मों से पीड़ित अस्तित्व
आंखों से उगल रहा आग, न्यूट्रॉन की ऊष्मा, टूटते नाभिक जूटते हुए भारी बन गए। बन गया भारी धरती का टुकड़ा, बन गया भारी धरती का टुकड़ा। एक खामोशी का अहंकार गहरा गया, पसर गया सांसों में, रुकने लगी सांस, भर गई गात सक्रिय दो शब्दों से। भागने लगे एक एक परिंदे, भागने लगे एक एक परिंदे, पर उड़ना ही जैसे भूल गए हों। नैसर्गिक ऊष्मा विहीन परिंदों की धरती पर, परिंदों को धरती पर उड़ना ही होगा, परिंदों को धरती पर उड़ना ही होगा, उड़ना ही होगा आग की लपटों में। कागज को रंगती रेखाएं और गहराएंगी, गहराती ही चली जाएंगी। लकीरों में प्राणों का स्पंदन, आग की धड़धड़कन में स्वरों का नर्तन। प्रलय प्रवाह को रोकेगा कौन? कौन रोकेगा प्रलय प्रवाह को? प्रकाश को निगलता अंधेरा, प्रकाश को निगलता अंधेरा पचा नहीं सकता। उगलेगा, उगलेगा प्रकाश को। ज्योतिर्मय का उभार, एक नवीन अवतरण। आकाश कुसुम धरती पर, धूल धूसरित गात में जीवन रस पीयूष था। निहारिकाओं में आकांक्षाओं का कायाकल्प। यह ध्वनि चिर परिचित शब्दों का मायामय लोक, प्राणभूतों का सायुज्य, मधुमय आलोक। लोक विस्फोट में बढ़ता ब्रह्मांड, लोक विस्फोट में बढ़ता ब्रह्मांड। मानव की बढ़ती परिधि, संकुचित हृदय का बोझ ढोने, संकुचित हृदय का बोझ ढोते चलो। पिघल जाएगा तुम्हारी उष्मा से, हल्का जाएगा भार, भार से ही भार मुक्त तुम। काली अंधेरी कोठरी में प्रकाश में अस्तित्व, काली कोठरी में प्रकाश में अस्तित्व। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो कई ज्ञान के स्रोत हैं, उन ज्ञान के स्रोतों में एक तरह का समन्वय, एक तरह का कोऑर्डिनेशन आवश्यक है। और ऐसा करने से जो विज्ञान में होने वाली घटनाएं हैं, वह साहित्य में जब उतरती हैं तो वह अपने उस संदर्भ को छोड़कर एक नए संदर्भ का सृजन करती है। यह सृजन कहीं न कहीं मानव को समृद्ध बनाता है। और ऐसे हमारे कई कवि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दिखलाई पड़ेंगे। मैं नहीं मानता कि कविता जीवन में जो आपाधापी है, जो राजनीति में उठा पटक है, कविता भी, साहित्य भी उसी उठा पटक में बिखरने लगे। मैं ऐसा नहीं चाहता।
और कुछ लोग चाहते हैं, इसीलिए विषयों का पार्थक्य, विचारों का पार्थक्य, विभिन्न प्रत्ययों का पार्थक्य हमें दिखलाई पड़ता रहता है, और हम उस पार्थक्य के बीच में भी संवेदनाओं का सायुज्य कहीं न कहीं खोज पाने में सक्षम हो पाते हैं। और लगता है कि जहां हमारे रीत दृष्टाओं ने कभी कहा था, आनो भद्रः क्रतो यन्ति विश्वतः, let noble thoughts come through all sides। अब इसके बाद मैं एक अलग कविता पढ़ना चाहूंगा, और वह कविता कुछ दूसरे मिजाज की है, और उस मिजाज को आप देखें कि वह कैसा है, क्या इंगित करती है कविता। छोटी चिड़िया का गीत। भाग रहा है समय, भाग रहा है समय, काम के बोझ से पीसा जा रहा एक साधारण आदमी। आकांक्षाओं ने उसे बना दिया है एक दुर्दान पिशाच, मरुहृदय। वह खोज रहा है चारों ओर जो उसका नहीं, जो कुछ उसका है वह बनता जा रहा शुष्क, निष्ठुर। इसने कर दिया संकुचित, संकोचन का भार लिए वह भाग रहा। समय को बांधने की प्रत्याशा, समय को बांधने की प्रत्याशा, एक आकांक्षा पनप रही, धरती से झांक रही, कर रहा प्रकाश का संसाधन, कर रहा प्रकाश का संसाधन उत्साहित। संकीर्ण परिधियों की आपाधापी बार बार मरने को उद्यत, संकीर्ण परिधियों की आपाधापी बार बार मरने को उद्यत। वह कहाँ जाए, किसे खोजे। सड़ता हुआ हृदय का घाव कर दिया अग्रसारित मृत्यु की ओर। सड़ता हुआ हृदय का घाव कर दिया अग्रसारित मृत्यु की ओर। रक्त रंजित उसे वह देख रहा नीले आकाश को भी। धरती की छटपटाती हरितिमा, धरती की छटपटाती हरितिमा, चारों ओर धुमाच्छादन। एक छोटी चिड़िया फुदक फुदक कर सुनाना चाहती है अपना गीत। एक छोटी चिड़िया फुदक फुदक कर सुनाना चाहती है अपना गीत। गीत रह जाता है अनसुना, अनबूझा, किंतु चिड़िया गाती जा रही है अपना गीत। चिड़िया गाती जा रही है अपना गीत। आज जीवन की आपाधापी में इतना तनाव है कि जीवन मरण की ओर जैसे भागा जा रहा हो, और इस जीवन मरण का संघर्ष ऐसा
महसूसता है आदमी कि क्या कहीं कोई राह नहीं, लेकिन रास्ता तो कभी रुकता नहीं। जैसे समय नहीं रुकता, वैसे ही रास्ता भी नहीं रुकता, राह भी नहीं रुकती। बदल जाता है रास्ता, बदलती है राहें, लेकिन यह बदलने वाला राहगीर भी कहीं न कहीं पहुंचता है, और जहां वह पहुंचना चाहता है वह पहुंच ही जाता है। इसीलिए मूल्यबोधों की जो टकराहट चल रही है, आज हिंदी के रचनाकार विभिन्न तरह के मूल्यबोधों की टकराहट में जीते हैं। इसीलिए आपसी संघर्ष भी है। इसीलिए हिंदी का रचनाकार महसूसता है कि क्या ये राहें हमें किसी जगह पर मिलाएंगे नहीं क्या? तो मुझे तो लगता है कि ध्रुव में जाकर सारी राहें मिल जाती हैं, और वहां जो मिलता है वही मानव का अपना अभिष्ट है। वह अपने में नहीं, अपने में सिमटा दिखलाई पड़ते हुए भी वह कहीं न कहीं सबको अपने भीतर अपने साथ समेटने की आकांक्षा रखता है। यह अपने भीतर सबको लेने की जो आकांक्षा है, वही आकांक्षा से सुरक्षा में बदल जाती है, सृजन की ओर ले जाती है, और सृजन अपने विभिन्न रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। इस पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं सकता है, क्योंकि जैसा वह देखता है ठीक वैसा ही तो वह चाहता नहीं। तो उसकी जो चाहत है और वह जो देख रहा है, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है, वह संघर्ष ही रचना को सृजन करने के लिए उत्प्रेरित करता है, और यह प्रेरणा अलग अलग रूपों में हमारे सामने उपस्थित होती ही है। अब मैं आपको एक दूसरी कविता सुनाना चाहता हूं, दूसरे मिजाज की, और यह कविता है इसी सिलीगुड़ी में रहते हुए हिमालय का सानिध्य है, और हिमालय का सानिध्य विभिन्न तरह से हमें सोचने के लिए, हमें समझने के लिए बाध्य करता है। देखिए, हिमालय की संस्कृति कभी यह पौर्वात्य संस्कृति रही, और
यह संस्कृति आज के समय में क्या मांग रही है, क्या कहना चाहती है, कविता में देखें। हिमालय खोज रहा हूं, मेरे शहर में हिमालय खो गया है। मेरे शहर में हिमालय खो गया है। नगाधिराज की अस्मिता रोटी की आंच में पककर कहीं छूट गई है। रोटी के लिए धुआं, आंखों में पानी उतर आया है, धुधला गया है देवात्मा, धुधला गया है देवतात्मा। दिन रात दौड़कर भी अपने में कुंडलित संगीत सुनते हुए हथौड़े की चोट का एहसास, बच्चों के चेहरे पर बूढ़ों का दर्द, आक्रोश से तमाता व्यक्तित्व, सारा सौंदर्य पत्थरों में सिमट आया है। सारा सौंदर्य पत्थरों में सिमट आया है। अट्टालिकाओं की छाती पर, काली सड़कों पर भागते ये बौने, काली सड़कों पर भागते ये बौने मुर्दों की भाषा सीख गए हैं। मैं हिमालय खोज रहा हूं, हिमालय की गोद में बैठकर, हिमालय की गोद में बैठकर मैं हिमालय खोज रहा हूं। इसके साथ मैं अपनी एक कविता को और सुनाना चाहूँगा, और वह कविता है सूरज को डूबने नहीं देना। यह 96 की यह रचना है, सूरज को डूबने नहीं देना। और मेरी एक रचना का नाम, मेरे एक संग्रह का नाम भी मन नाचता नहीं भागता है सरपट। मन नाचता नहीं भागता है सरपट, अतीत की गहराइयों में मोती की खोज, हीरे जवाहरात बेशुमार लात, बेजबान मुंह प्राणहीन खोखला अस्तित्व, बिल्कुल खोखला अस्तित्व। अनजान किनारे का अन्वेषण, दूर एक ही सीध में या सर्पीली पगडंडियां, बर्फीली ऊबड़ खाबड़, तरंगित विचारों का विच्छेद, तरंगित विचारों का विच्छेद, दिक्षुलों में खिला मधुपुष्प, गुलमोहर की लालिमा कलेजे को चीरती आवाज। मैं अपनी ही राह में चलूंगा, मैं अपनी ही राह में चलूंगा, चलूंगा ही अपनी ही राह में। मेरे प्रचलन को दिग्भ्रमित करती उलझने, कई प्रत्यवाय निगलने को तैयार। भूल भुलैये का नटवर, कलाबाजियों का शिल्पी, कई बार लाठियों से मार खाई थी। सिर से रक्तधार, काले नागों का धनुष मेरे पैरों में बेड़ी डालकर कहां तक रोकेगा? मेरे पैरों में बेड़ी डालकर कहां तक रोकेगा? अग्नि लपटों में घिरकर भी मुझे पहुंचाता है सत्वर। अग्नि लपटों में घिरकर भी मुझे पहुंचाता है सत्वर। मेरी प्रतीक्षा में आतुर विषण मन अपने शरीर को खाता होगा। मैं उसे रक्त कमल दूंगा,
मैं उसे रक्त कमल दूंगा, एक बेबसी में देख उठेगा कौन है अपना हमदर्द, अपना हमरूह। कई कुकुर मुत्ते भी होड़ में लगे हैं, कई कुकुर मुत्ते भी होड़ में लगे हैं, पहचानों की नवीन काया देख लूंगा जी भर। मुझे तुम जाने दो, तुम मुझे जाने दो, आज का रुकना अच्छा नहीं। कई बारातों के दुल्हन इंतजार नैनों में, इस मुर्दे की बस्ती में कई सियार पहुंचेंगे, इस मुर्दे की बस्ती में कई सियार पहुंचेंगे। मांस का बंटवारा, हड्डियों की नोच खसोट, अपना बिगुल बजाते हुए चल पड़ना। अभी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है, अभी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। अपने ही रक्त को पीकर वह विक्षिप्त है, वह विक्षिप्त है अपने ही रक्त को पीकर। लोग कहीं भाग रहे, लोग कहीं भाग रहे। भाड़े के नर्तक बारूदी गंध से जख्मी, पलकों में बंधा हुआ जीवन, देवासुर संग्राम अभी बाकी है, अभी बाकी है देवासुर संग्राम। सब कुछ काला, बिल्कुल काला। कहां से मैं रोकूं, कहां से मैं रोकूं इन अपाहिजों की भीड़ को। अब इन्हें कुछ देकर, अब इन्हें कुछ देकर टरकाया नहीं जा सकेगा। कागजी घोड़े कब तक दौड़ेंगे राजपथ पर। अट्टहास में डूबी नई पहचान, अभी एक सूरज और निकलेगा, अभी एक सूरज और निकलेगा। तुम उसकी प्रतीक्षा में मत, तुम उसकी प्रतीक्षा में मग्न मत रहा करो। तोड़ो चट्टान को, अस्ताचल को, तोड़ो चट्टान को, अस्ताचल को। अब सूरज को डूबने नहीं देना, अब सूरज को डूबने नहीं देना। ये रही मेरी कुछ कविताएं, और एक कविता और मैं सुनाकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, और वह है एक मेरी नई रचना, इस साल प्रकाशित हुई है। हालांकि कविता पुरानी है, 2003 की है, लेकिन इस साल प्रकाशित हुई है। जो मेरी पुस्तक, उसका नाम है कहाँ है उत्तर योगी, और उसी की एक कविता कहाँ है उत्तर योगी। भीतर से जर्जर इस ढांचे को देखकर, भीतर से जर्जर इस ढांचे को देखकर मैं स्वयं अस्थिर होता हूं। किसलय से बूढ़ी सूखी पत्तियों, कलियों का फूल बन झड़ जाना, मकई के खेत में मसूरिया की धारियों का लोभ, नदी में पानी का अभाव, बच्चों की किलकारियों पर पाबंदियों की गहरी छाया, और उसमें ढूंढता हुआ भविष्य अनागत को, और उसमें ढूंढता हुआ भविष्य अनागत को। कृत्रिम बौने आकाश में उतरने को व्यग्र,
कृत्रिम बौने आकाश में उतरने को व्यग्र, एक आकर्षक आत्महीन आमंत्रण, एक आकर्षक आत्महीन आमंत्रण चारों ओर पसर गया है, पसर ही गया है चारों ओर एक आत्महीन आमंत्रण। शहर की गलियों में, शहर की गलियों में हंसुआ लेकर घूमती औरतों को घास भरी जगह की तलाश, शहर की गलियों में हंसुआ लेकर घूमती औरतों को घास भरी जगह की तलाश, उन छोरे छोरियों की आंखें कूड़ा कचरा के बीच खोज रही हैं, खोज रही हैं जीवन के भागते यथार्थ को, खोज रही हैं जीवन के भागते यथार्थ को। कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वर्षा की रात में, तो क्या करेगा आज का स्नातक भी, तो क्या करेगा आज का स्नातक भी, जो हर घर और गली में किसी मोड़ पर खड़ा अपने अगले कदम की प्रतीक्षा में घूर रहा है। ईमानदार जिंदगी लावा बन बह रही है, ईमानदार जिंदगी लावा बन बह रही है। बंजर सी धरती नंगी सी काया में परिजन की छाया गहराती हुई किसी और अंधेरे में भागी जा रही, भागी जा रही किसी और अंधेरे में। रिश्तों में रिश्तों की तलाश, रिश्तों में रिश्तों की तलाश भरी जा रही अनेक विडंबनाओं में। आक्षेप प्रत्याक्षेपों के घरे कोहरे में न कुछ दिखता है न सुन पड़ता है। परिंदे कहीं से कहीं उड़ने लगे हैं, परिंदे कहीं से कहीं उड़ने लगे हैं। दूब की हरियाली में मोथा का अपना श्रृंगार, दूब की हरियाली में मोथा का अपना श्रृंगार। अभागों को अमृता की पहचान ही नहीं, अभागों को अमृता की पहचान ही नहीं। डूबे हैं आकंठ कमल के फूल कुंभी के प्लावन में। आश्विन और कार्तिक श्वानों को चढ़ जाता है बुखार, एक के पीछे अनेक, समय असमय का ध्यान आदमी को नहीं, समय असमय का ध्यान आदमी को नहीं। हिप्पी के नए संस्करण इन गलियों में घूमते, गिरते दीवारों के बीच पक्के खूबसूरत फर्श टूट ही रहे हैं, पक्के खूबसूरत फर्श। आंखों में अनगिनत तृषाएं उभरकर, आंखों में अनगिनत तृषाएं उभरकर अधिकार की कवायद में घूम रहे। निकल गई है कुलाचे मारती हुई हिरण किसी और दिशा में, किसी और दिशा में निकल गई कुलाचे मारती हुई हिरण। आकाश गंगा में नहाना भी कोई नहाना है। उत्तर योग साधना में यक्ष प्रश्नों का समाधान खोजते मस्तिष्क को, यक्ष प्रश्नों का समाधान खोजते मस्तिष्क को मार्क्स, डार्विन, फ्रायड बंद कमरों के ऐसे ऋत्विज जिनके हुताशन से अंधेरा चकराया, जिनके हुताशन से अंधेरा चकराया, लेकिन प्रकाश
है न सका। कहाँ है आज का उत्तर योगी? कहाँ है आज का उत्तर योगी? यही आवाज गूंज रही, निष्कंप मस्तिष्क की संवेदना भी, निष्कंप मस्तिष्क की संवेदना भी पुकार रही है अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ अपने अस्तित्व को समझने को आतुर। कहाँ है आज का उत्तर योगी? कहाँ है आज का उत्तर योगी? और इस तरह से यह प्रश्न छाया हुआ है आज की समस्याओं के समाधान